चलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केकेजी क्लास में। दोस्त, आप लोग कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो, झकास हो? आशा इतना जरूर रहता है। आपका तैयारी भी पूरा एकदम झकास चल रहा होगा। अगर तैयारी में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना मेरे दोस्त। आज के लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। आज क्लास 12 के फिजिक्स है, देख सकते हो। कक्षा 12वीं के फिजिक्स है मेरे दोस्त, जिसमें आपको 100 वीवीआई लघुत्तम प्रश्न उत्तर दिया जा रहा है। ये भी स्किल इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। 100 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। बोलोगे सर आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। लघुत्तम प्रश्न उत्तर, जिसमें से 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। इस 10 क्वेश्चन को जवाब अगर देना है तो 100 क्वेश्चन पढ़ लो, 10 क्वेश्चन गारंटी के साथ आ जाएगा। क्योंकि आप ही सोचिए, अगर एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके दे दिया जाए, तो क्या उससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता? बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन सेलेक्ट करके दे दिया जाए, इजी तरीके से आप एक एक क्वेश्चन वहां से क्लियर करके टोटल 10 में 10 को आराम से क्लियर कर पाओगे। मेरे दोस्त, ये पूरी एनसीईआरटी बुक और पूरा क्वेश्चन बैंक दोनों से मिक्स करके क्वेश्चन दिया गया है। याद रखना, 100 लघुत्तम प्रश्न उत्तर, जिसमें से ऑलरेडी मैं 60 क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूँ। बोलोगे सर 60 क्वेश्चन हो गया, आप क्या करें? तो 60 क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, उसका एक प्लेलिस्ट बनाया गया है केकेजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। देखिएगा जरूर उसको, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में पूरा 1 से लेकर पूरे आपको नंबर 6 तक वीडियो मिल जाएंगे। यह लेक्चर नंबर 7 है, याद रखना लेक्चर नंबर 7 है। 61 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ने के प्रयास करते हैं मेरे दोस्त। फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। चलिए शुरू करें मेरे दोस्त, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए मेरे दोस्त। सबसे पहला 61 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है, विद्युत फ्लक्स क्या है? इसका ए सही मात्रक लिखिए। देखो, जैसे विद्युत फ्लक्स की बात करें तो एक चीज आपको मैं समझाता हूं। जैसे कि आप, जैसे बारिश हो रही है, बहुत सारा बारिश हो रही है, तो बारिश इस तरह से होती है ना। बहुत बारिश होती है इस तरह से। अगर बारिश हो रही है, अगर बारिश में कोई चलनी लेकर, मान लेते हैं चलनी, चलनी जानते हो, चलनी लेकर खड़ा हो जाते हैं, तो बारिश चारों तरफ से होती है, हम आपके आगे पीछे सब लगा, लेकिन चलनी है वो लेकर खड़ा हो गए, तो चलनी का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, है ना। तो चलनी में है जितना बारिश आर पार हो गया, तो चलनी के क्षेत्रफल, चलनी का क्षेत्रफल और उस, और बारिश का जो, उसको हम मान लेते विद्युत क्षेत्र है, और उसका गुणनफल को हम विद्युत फ्लक्स कहेंगे। आपको समझ में आया कि नहीं? मैंने बताया जैसे कि बारिश तो बहुत सारा हो रही है जने तेने, लेकिन चलनी के माध्यम से जितना आर पार जा पा रहा है, मान लेते हैं हमारा ये चलनी है, ठीक है ना। तो बारिश इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, चारों तरफ से हो रही है, लेकिन चलनी से आर पार जितना गया, उसी के ना बात करेंगे, ठीक है कि नहीं। उसी प्रकार से कहता है, समझना, कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली, यानी कि विद्युत क्षेत्र मान लें हमारा यह है, ये आपका विद्युत क्षेत्र, आगे बहुत सारा हो सकता है। कहां तक? विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से, मान ले यहाँ पे एक सर्विस रख दिया जाए, सतह रख दिया जाए, जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, यह विद्युत क्षेत्र है, तो इसके सतह एक सरफेस रख दिया गया है, तो ये कहता है विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी कि इस सतह से जितना बल रेखा गुजरेगा उसी से मतलब है, अगल बगल से गुजरा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी जस्ट बताया मैंने आपको कि जितना बल रेखाओं इससे गुजरेगा, तो कहता है विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। वही कहा गया, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स को फाई द्वारा दर्शाते, फाई लिखते हैं, इसको फाई पढ़िएगा, लड्डू पार के पेट काट दीजिए, फाई हो जाता है, ठीक है। फाई बराबर क्या होता है? अब देखो सिंपल बात है, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र ई से दर्शाते हैं, और यह क्या है? एक सरफेस है, सरफेस का क्षेत्रफल ये होगा। ई में जब ए से गुना करेंगे तो यानी कि ई डॉट ए हो जाता है, यह विद्युत फ्लक्स का सूत्र हो जाता है। ई डॉट ए, डॉट का चिन्ह हटाएंगे तो क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ इस पर एंगल लगेगा, थीटा, ठीक है ना, तो डॉट हटाएंगे तो डॉट, क्योंकि आपको पता है ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है, आपको पता होगा अगर पढ़े होंगे मैथ तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो क्या होगा? ई इंटू ई ए कॉस थीटा, इसलिए फाइव बराबर ई ए कॉस थीटा हो जाता है, जो आपको सूत्र आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मेरे दोस्त आपसे बताएं हम जस्ट, जैसे बारिश होती है तो बारिश को मान लेते हैं पूरा विद्युत क्षेत्र है, एक क्षेत्र, बारिश भी एक क्षेत्र में होता है, सब जगह नहीं होता, पूरे क्षेत्र में। उस क्षेत्र में अगर कोई सरफेस रख दिया जाए, कोई चलनी लेकर खड़ा हो गया, तो उस चलनी से जितना आर पार होगा उसी से मतलब है ना, तो ई गुने ए हो जाएगा चलनी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये कहता है
विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब इसका ए सही मात्रक कैसे पता चलेगा? ए सही मात्रक बहुत इजी तरीका से आप ज्ञात कर सकते हो। इसका ए सही मात्रक अपना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब होता है। बोलोगे सर ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि अभी जस्ट बताया आपको फाई बराबर जो सूत्र होता है वह ई इंटू ए होता है। ठीक है, ई इंटू ए होता है। तो आपको ईएसआई मात्रक भी इसी तरीका से ज्ञात होता है। कैसे देख लीजिए, ई क्या है? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है, देखिए डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र का मात्रक लिख सकते हो, लेकिन विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है मैं आगे लिखूंगा। तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है एफ अपॉन क्यू होता है, एफ बटा क्यू होता है। आपने पढ़ा होगा ई बराबर एफ बटे क्यू, आपने पढ़ा होगा, याद होगा, एफ बटे क्यू। यह होता है एफ बल होता है, क्यू आवेश होता है। ठीक है, एफ बटे क्यू होता है विद्युत क्षेत्र, ई बराबर सूत्र। तो ई के जगह में एफ अपॉन क्यू डाल दो, इंटू में क्या होगा, ए हो जाएगा। अब देखिए एफ क्या है? एफ आपका बल है, ए क्या है? क्षेत्रफल है, क्यू क्या है? आवेश है। तो अब इसका मात्रक आराम से लिख सकते हैं एफ। एफ क्या है? बल। बल का मात्रक न्यूटन होता है, मैं न्यूटन लिख दूंगा। ए क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम लोग, क्षेत्रफल जो भी किसी का निकलता है उसमें मीटर होता है और चौड़ा मतलब लंबाई होता है, चौड़ाई होता है। मीटर को मतलब चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, लंबाई को भी मीटर में मापते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर लिख देंगे, बटा क्या हो जाएगा, बटा सी क्या है, मतलब सॉरी यहाँ पे क्यू क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, तो सी लिख दूंगा। तो मात्रक क्या प्राप्त हुआ? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब। इसको कह सकते देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब। यह आराम से ज्ञात हो गया, लेकिन कैसे ज्ञात हुआ आपको खुद पता चल गया, ई इंटू ए से ही ज्ञात हुआ है। इसलिए कभी भी ए सही मात्रक के लिए घबराना नहीं है। मैं ए सही मात्रक का लेक्चर लेके आऊंगा कल, ठीक है ना, याद रखना कल लेके आऊंगा। सिर्फ गर्दा उड़ा के आप रख दीजिएगा, मुझे इतना आशा है, बिल्कुल गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो आज के लेक्चर में आपको समझ में आया, बढ़िया था, झकास था, बिल्कुल मेरे दोस्त याद रखा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक है ना, इसका ऐसे मात्रक हो गया, डिफिनेशन भी क्लियर है, परिभाषा भी क्लियर है और सब चीज क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कूलम्ब के नियम के सीमाएं को लिखें। यह क्वेश्चन 1991 1910 के एग्जाम में पूछा गया है। मेरे प्यारे मित्र, मैं आपको कल प्रूफ के साथ आपको लॉन्ग क्वेश्चन जब बता रहा था तो उसमें पूरे प्रूफ आपको दिखा रहे थे। पूरा प्रूफ के साथ आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। क्या 1991 में पूछा गया होगा कि नहीं? बिल्कुल पूछा गया था, मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए कूलम्ब के नियम जो होता है आपको बता दें कि दो बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। यहाँ पे याद रखना, दो बिंदु आवेश, अगर एक का Q1 है, एक का Q2 है और इसके बीच की दूरी r है, तो यह कूलम्ब बल कहता है, समझना, कूलम्ब बल कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण के बल किस समानुपाती होता है। मान ले हमारा कूलम्ब बल को F से दर्शाते हैं, क्योंकि बल फोर्स F से दर्शाएंगे। तो क्या कहता है, F जो प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। कहता है डिफिनीशन कि दो बिंदु आवेश पर लगने वाला आकर्षण या विकर्षण के बल, आकर्षण या विकर्षण के बल के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि जो Q1 Q है उसके गुणनफल के समानुपाती, यानी कि F जो होगा, बल जो होगा, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती और इसके बीच के दूरी के वर्ग के वैध कर्मानुपाती होता है, आर स्क्वायर। तो क्या होगा, एफ स्क्वायर, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट के जगह पे हम लोग के यूज करते हैं, लेकिन के का जो वैल्यू होता है निर्वात में 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, आपको याद होगा, इंटू Q1 Q2 हो जाए अपॉन आर स्क्वायर। और यह एक प्रायोगिक नियम है, प्रयोग किया गया नियम। तो सबसे पहला इसका लिमिट क्या है, इसका लिमिट है कि यह एक प्रायोगिक नियम है। सबसे पहला आप लोग इसका सीमा है कि यह एक प्रायोगिक नियम है, यानी कि सत्यापित किया गया नियम है, ऐसे ही नियम नहीं दे दिया गया है, इसको सत्यापित करके नियम दिया गया है, इसलिए यह प्रायोगिक नियम है। और याद रखना, यह जो नियम है केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। ये देखो देखो, बिंदु आवेश के लिए लागू है, ऐसे नहीं कि किसी गोला, किसी सतह के लिए लागू कर दिया जाए। अगर किसी गोला बंद पृष्ठ की बात करें तो इसमें गॉस का प्रमेय लगता है। कौन सा लगता है? गॉस का प्रमेय लगता है, याद रखना। और बिंदु आवेश के लिए कूलम्ब का नियम। तो क्या हो गया, कूलम्ब के नियम का पहला है कि प्रायोगिक नियम है, दूसरा का है कि यह बिंदु नियम है, केवल बिंदु आवेश के लिए ही सत्य होता है। ऐसे नहीं कि किसी सरफेस के लिए आप सत्य कह दोगे, किसी बंद पृष्ठ के लिए सत्य कह दोगे, नहीं, यह इस पर लागू नहीं करेगा कूलम्ब के लॉ। याद रखना, केवल बिंदु आवेश के लिए लागू करता है, लेकिन 2 पॉइंट के लिए लागू करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना मेरे दोस्त, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है, अगर दो बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश की दूरी जो होनी चाहिए यह कम से कम 10⁻14 से कम नहीं होनी चाहिए।
यानी कि 10 टू पावर यहाँ पे देखो 10 टू पावर -15 से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता। जो आर की वैल्यू यानी कि जो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगा, वो दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी है आर है, इसकी वैल्यू 10 टू पावर -15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम है तो यह लागू नहीं करेगा। यानी कि देखो बिंदु आवेश के लिए, लेकिन यह बिंदु दोनों बिंदु की दूरी बीच ना कुछ लेंथ होगा, लेकिन कम से कम आपको 10 टू पावर -15 मीटर होना चाहिए। अगर इससे कम है तो ये लागू नहीं करेगा मेरे दोस्त। तो ये कहता है कि 10 टू पावर -15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं करता है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है ना? आराम से चुटकियों में याद हो जाएगा। और मेरे दोस्त आपके लिए मैं एक नोट्स पीडीएफ बनाया हूं, जिससे आप 400 450 करना है, जिसमें पूरे बुक यानी कि किसी भी एक बुक से 400 से 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 100 से 120 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 से 25 लॉन्ग क्वेश्चन, इतने मैं सेलेक्ट करके दे रहा हूं एक बुक का। यानी कि हर चैप्टर से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 8 से 10 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 से 2 लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको दे रहा हूं। वो हर साल आंसर के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए मात्र 99 रुपया लग रहा है। जितना भी आप एक बर्गर खा जाते हो, ठीक है, मोमोज खा जाते हो, उतना में मात्र 99 रुपया में इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से पूरे सेलेक्ट करके आपको क्वेश्चन आंसर मिल रहा है। अगर आप कहोगे इंपॉर्टेंट सजेशन, कहोगे सजेशन मिल जाएगा, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ए टू जेड मिल जाएगा, अलग से कोई फी नहीं लगता। लेकिन यह तभी मिल पाएगा जब ऑल सब्जेक्ट आप लेते हैं। ऑल सब्जेक्ट का 99 करके 5 सब्जेक्ट का 500 होता है, लेकिन ऑफर में मात्र 299 में ऑल सब्जेक्ट मिल जा रहा है आपको। लेने के प्रयास कीजिएगा, या क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है? ये मेरे दोस्त 2019 के एग्जाम में पूछ चुका है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, साथ में 2024 के भी एग्जाम में शायद पूछा है, हम देखे नहीं, ध्यान नहीं है, ठीक है ना? तो याद रखना, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा में क्या होता है समझिए। देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात की बात करें तो प्रतिघात जो होता है क्या होता है समझिए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल परिपथ एवं सी परिपथ के प्रतिरोध को ही क्या कहा जाता है? प्रतिघात कहा जाता है। यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल परिपथ होता है, एल परिपथ, यानी कि प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं इसको, प्रेरणिक प्रेरणिक परिपथ कहते हैं इसको। और सी को हम धारिता प्रति, आप इसको प्रति क्या, धारिता धारिता परिपथ कहते हैं, ठीक है। सी मतलब धारिता, प्रेरणिक प्रतिघात होता है, और ये क्या, धारितीय प्रतिघात होता है। तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात का जो प्रतिरोध होता है, उसी को हम लोग प्रतिघात कहते हैं। डिफिनेशन एक लाइन का है मेरे दोस्त, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, सिंपल बेस में है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ यानी कि प्रतिघात क्या है। तो प्रतिघात क्या, सिंपल है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आपको एल परिपथ, सी परिपथ के जो प्रतिरोध होगा उसी को प्रतिघात कहा जाता है। ठीक है, बहुत इजी है कि नहीं? इजी है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लीजिए मेरे दोस्त, अगला इसी पॉइंट है, प्रतिबाधा क्या है। देखिए प्रतिबाधा की बात करें इसमें थोड़ा अलग हो जाता है, जैसे कि एल आर परिपथ, एल आर परिपथ, सी आर परिपथ और एल सी आर परिपथ। देखो प्रतिघात जो होता है एल परिपथ और सी परिपथ के जो प्रतिरोध होता है उसी को हम लोग प्रतिघात कहते हैं। प्रतिबाधा जो होता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल आर परिपथ, सी आर परिपथ, एलसीआर परिपथ का जो प्रतिरोध होता है उसी को हम लोग प्रतिबाधा कहते हैं। सिंपल है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल आर परिपथ, सी आर परिपथ, एलसीआर परिपथ के जो प्रतिरोध होता है उसी को हम लोग प्रतिबाधा कहते हैं। तो प्रतिघात में क्या है, सिर्फ एल और सी प्रतिरोध के परिपथ के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? प्रतिघात कहते हैं। और प्रतिबाधा की बात करें जिसमें एल आर परिपथ, सी आर परिपथ और एलसीआर परिपथ के प्रतिरोध के जो होता है हम लोग प्रतिबाधा कहते हैं। तो दोनों डिफिनेशन क्लियर है, दोनों एक साथ पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, इसलिए आप इसकी स्किप मत कीजिएगा। मेरे दोस्त आपको जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है इस सभी का पहले वाला लेक्चर भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, केकेजी क्लासेस के प्लेलिस्ट पर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, पूरे वीडियो लेक्चर को टेलीग्राम पर आपको डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम से डायरेक्ट आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। टेलीग्राम का नाम केकेजी क्लासेस है, जहां से आप इसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? और ये क्वेश्चन 1984, 1990, 2005 के एग्जाम में
पूछा गया है कि आपको व्यक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। मेरे दोस्त, व्यक्तिकरण से क्या समझते हैं, विवर्तन से क्या समझते हैं, ध्रुवन से क्या समझते हैं और तरंगार क्या होता है। इस तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है कि हर साल आता है। मैं आपको 4 क्वेश्चन बताया, इस 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम में आएंगे, या जैसे कि व्यक्तिकरण, विवर्तन, ध्रुवन और तरंगार। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आएंगे। तो यहाँ पे अभी व्यक्तिकरण पढ़ रहे हैं। देखो, व्यक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, दो काला संबंध स्रोत से निकलने वाली प्रकाश तरंगे के अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन या वितरण या पुनर्वितरण करने की घटना को व्यक्तिकरण कहते हैं। आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, फिर से मैं समझाता हूं। सीधा कहा, दो काला संबंध स्रोत से निकलने वाले प्रकाश तरंगे के अध्यारोपण के कारण, अगर दो स्रोत, काला संबंध स्रोत से निकलने वाला प्रकाश, मान ले अगर यहाँ पे दो काला संबंध, एक इधर से एक इधर से प्रकाश आ रहा है, स्रोत 1 है, स्रोत 2 है, तो ये कहता है कि दो काला संबंध स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरण के अध्यारोपण, अध्यारोपण मतलब इस पर आरोपित हो रहा है, इस पर आरोपित हुआ दोनों तरफ से। तो ये कहता है दो काला संबंध स्रोत से दो काला संबंध स्रोत से निकलने वाली प्रकाश तरंगे के अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा को पूर्ण, क्योंकि जब इस पर अध्यारोपण हुआ तो यहाँ से एक ऊर्जा निकलेगा, ऊर्जा के पुनर्वितरण करने की घटना। और जब इस पर दो प्रकाश आरोपित हुआ तो ये भी ऊर्जा को बिखरने लगेगा और ऊर्जा का पुनः बिखरेगा, क्योंकि पहला तो ऊर्जा यह आ रहा है ना, और यह ऊर्जा को बिखरने लगेगा। ऊर्जा को पुनर्वितरण मतलब फिर से, पुनर् होता है फिर से, पुनर्वितरण करने की घटना को, पुनर्वितरण करने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते हैं। तो डिफिनेशन क्लियर होगा, दो काला संबंध स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण के अध्यारोपण के कारण ऊर्जा का पुनर्वितरण करने की घटना, ऊर्जा का पुनर्वितरण मतलब फिर से, ऊर्जा का पुनर्वितरण करने की घटना को प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते हैं। मेरे प्यारे मित्र, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये सब पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, नंबर नीचे दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। आपसे एग्जाम में पूछता है गॉस के प्रमेय। गॉस के प्रमेय अगर डायरेक्ट पूछे तो 2 नंबर में पूछेगा, गॉस के प्रमेय को लिखे हम सिद्ध करें या प्रमाणित करें तो 5 नंबर में पूछेगा। देखना गॉस के प्रमेय क्या कहता है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, अगर गॉस के प्रमेय डायरेक्ट पूछे कि गॉस के प्रमेय है क्या, या लिखे, तो 2 मार्क्स में पूछेगा, जो 1985, 1992, 96, 99, 2002, 2009, 2012, 2014, 2017, 7वें बिहार बोर्ड के, झारखंड बोर्ड के 7 और 9 के एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। मेरे प्यारे मित्र, याद रखना, अगर यह डायरेक्ट गॉस के प्रमेय को लिखने के लिए बात करता है तो इतना इसका परिभाषा होता है और इसका एक सूत्र होता है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे होता है, ये प्रूफ करके बताना होता है। अगर प्रूफ करके बताइएगा तो 5 नंबर में आपको क्वेश्चन ये पूछेगा। तो गॉस के प्रमेय क्या कहता है, सिंपल है, किसी बंद पृष्ठ से, क्वेश्चन है किसी बंद पृष्ठ, सीधा कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, अगर किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होता है, मान ले फाई है, क्योंकि बल रेखाओं की संख्या जो होता है, विद्युत फ्लक्स होता है, उसको फाई से दर्शाते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स फाई, उसके अंदर उपस्थित आवेशों का, अगर मान ले कोई बंद पृष्ठ है आपका, जरूरत नहीं कि गोला हो, टेढ़ा मेरा भी हो सकता है, सिंपल कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, सॉरी, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स फाई, उसके अंदर उपस्थित आवेशों का, उसके अंदर उपस्थित आवेश मान ले क्यों है, उसके अंदर उपस्थित आवेशों का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। एप्सिलॉन नॉट गुना मतलब होता है, समझ रहे हैं, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना, यानी कि जो अंदर उपस्थित आवेशों हैं, आवेशों का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। मतलब Q में 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से गुना कर दीजिएगा तो ये आपका परिभाषा बनेगा। फिर से समझिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स कुल विद्युत फ्लक्स फाई है, उसके अंदर उपस्थित आवेशों का, उसके अंदर उपस्थित आवेश क्या है, क्यू है, अंदर उपस्थित आवेशों का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी कि क्यू गुने 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अगर फाई का मान ज्ञात करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये आपका गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम कहता है, जो आपके सामने दिख रहा है फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका गॉस थ्योरम कहता है। डिफिनेशन सिंपल है, किसी बंद पृष्ठ से गुजर, क्योंकि देखो मैंने उस समय कूलम लॉ पढ़ा रहा था तो बताया मैंने कि ये बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, ऐसा नहीं कि आप इसको बिंदु आवेश के लिए लागू कर सकते हो, संभव ही नहीं है। गॉस के प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, और जो कूलम का नियम होता है बंद आप ही बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। तो ये कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेशों का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। आप याद रखना, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, इसको फाई पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, इसको फाई पढ़ते हैं। अगर आप चाहे तो बगल में कॉपी के कोण पर लिख लीजिएगा। देखो मेरे दोस्त, जो भी सिंबल होता है आपको नहीं पढ़ना है तो कॉपी का जब पन्ना का 2 पन्ना आगे छोड़ दीजिएगा या पीछे छोड़ दीजिएगा, जहां पर इस चीज को डिनोट करते रहिएगा, बगल में लिख लिख कर नाम, ताकि आपको बार बार खोजने की जरूरत आपको ना पड़े। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। 65 नंबर क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, बूस्टर का नियम क्या है, और मत पूछो कितना बार पूछ चुका है बूस्टर का नियम, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो बूस्टर का नियम कहता है, इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपूर्णांक म्यू, मतलब किसी भी माध्यम, चाहे वो निर्वात हो, हवा हो, पानी हो, कांच हो, मतलब मेटर ये नहीं करता है किसका है, किसी का, मतलब जिसमें है उसी की बात करेंगे। तो इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपूर्णांक म्यू जो होता है, माध्यम का अपूर्णांक म्यू, म्यू ध्रुवन कोण की स्पर्श ज्या, जिसको टेंजेंट बोलते हैं, ध्रुवन कोण की स्पर्श ज्या इनकी टेंजेंट के बराबर होता है। मेरे दोस्त क्वेश्चन कहा गया, इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपूर्णांक म्यू, किसी माध्यम का अपूर्णांक म्यू उसके ध्रुवन कोण, यानी कि ध्रुवन कोण की स्पर्श ज्या, स्पर्श ज्या को हम लोग टेंजेंट कहते हैं, स्पर्श ज्या यानी कि टेंजेंट के बराबर होता है, यानी कि म्यू इक्वल टू tan IP, tan IP इसका सूत्र हो जाता है। याद रखना मेरे दोस्त, इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपूर्णांक म्यू ध्रुवन कोण की स्पर्श ज्या मीन टेंजेंट के बराबर होता है IP। तो tan IP इसका सूत्र हो गया, म्यू इक्वल टू tan IP। को पूछता है म्यू इक्वल टू tan IP, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। विदाउट फॉर्मूला अगर एग्जाम में लिखते हैं तो नंबर आपको नहीं मिलेगा, याद रखना। डिफिनेशन के साथ फॉर्मूला बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देखो उस क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूरी है जो क्वेश्चन का आंसर फॉर्मूला से ही बना हुआ है, इसलिए विदाउट फॉर्मूला का उस क्वेश्चन को मत लिखिएगा जो फॉर्मूला से बना है, ठीक है ना। और जो विदाउट फॉर्मूला बनता है उसमें नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन ऐसे कुछ डिफिनेशन है जिसमें फॉर्मूला की आवश्यकता है, तो फॉर्मूला से आपको लिखना जरूरी है। अगले क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खूब पूछता है। अगले क्वेश्चन है कि पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। मेरे प्यारे मित्र याद रखना, पी टाइप अर्धचालक का डिफिनेशन आपके सर लोग कुछ और लिखाते हैं, हम कुछ और लिखाते हैं, मतलब सब जगह अलग अलग है, लेकिन सबसे जो सटीक मिलेगा हम आपको बताएंगे। देखिए आपको यहाँ पे है, जब नैज अर्धचालक के साथ, अब बोलोगे सर नैज अर्धचालक क्या है, क्योंकि आपको तो वहां पे अधिकतम टीचर लोग वहां पे लिखाते हैं जब शुद्ध अर्धचालक के साथ, ठीक है ना, जब शुद्ध अर्धचालक के साथ। देखो नैज अर्धचालक वही है जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, जब नैज अर्धचालक के साथ त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है। कितने त्रिसंयोजी, त्रि मतलब टेट्रा, क्वेश्चन सिंपल है, जब नैज अर्धचालक के साथ, नैज अर्धचालक मतलब होता है शुद्ध अर्धचालक, जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाए जाते हैं उसे हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। सिंपल, यहां तक लिख दीजिएगा तो आपको नंबर तो मिलेगा, लेकिन इतना पर भी नहीं, क्योंकि मैंने देखो बार बार हम हर चीज पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारा काम है एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट के लिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप इसको फुल मार्क्स उठा पाओगे। याद रखना, जब नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक के साथ त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाए जाते हैं तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होते हैं। और पी टाइप अर्धचालक का जो बहुसंख्यक वाहक होता है जिसको आवेश वाहक कहते हैं, आवेश वाहक, आवेश वाहक कह सकते हैं या बहुसंख्यक वाहक होल्स होता है जिसको हम छिद्र कहते हैं। आवेश वाहक क्या होता है, बहुसंख्यक वाहक होल्स, यानी कि हम छिद्र कहते हैं जिसको, छिद्र, ठीक है ना, जिसको हम छिद्र कहते हैं। और सतह अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होता है। मेरे दोस्त सिंपल है, जब नैज अर्धचालक के साथ त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाए जाते हैं तो इसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं।
पी टाइप अर्धचालक जो होता है, क्या कहा, पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होल्स होता है और अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एन टाइप अर्धचालक रहता, इसका थोड़ा उल्टा डिफिनेशन होता। देखो पी टाइप एन टाइप में दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। एन टाइप में क्या कहता है, सब डिफिनेशन सेम रहेगा, बस वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे त्रिसंयोजी की जगह पंचसंयोजी हो जाएगा, पंचसंयोजी, या त्रि घट जाएगा पंचसंयोजी। तो याद रखना, जब नैज अर्धचालक के साथ पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है तो कौन सा एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है, कौन सा चालक, एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। और एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होल्स की जगह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होता है। और अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन की जगह होल्स हो जाएगा, मतलब उल्टा, ठीक है ना, होल्स जिसको हम छिद्र कहते हैं, ठीक है ना, छिद्र कहते हैं। तो डिफिनेशन क्लियर होना चाहिए, जब नैज अर्धचालक में पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाए जाते हैं तो पी टाइप अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है, सॉरी, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है तो पी टाइप अर्धचालक, पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाए जाएंगे तो एन टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होल्स होता है और अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होता है। और एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होता है, अल्पसंख्यक वाहक होल्स होता है, ठीक है ना। आगे मैं देखता हूँ। देखो मेरे दोस्त, आपसे एन टाइप अर्धचालक भी पूछ रहा है तो याद रखिएगा। और याद रखना, पी और एन टाइप में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे। जब नैज अर्धचालक के साथ सब कुछ डिफिनेशन सेम होगा, पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाए जाते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, आपके सामने है। और अल्पसंख्यक वाहक क्या हो जाएगा, होल्स हो जाएगा। होल्स को हम लोग छिद्र भी कहते हैं, बस उसका उल्टा है। ये क्वेश्चन 85, 90, 2003, 2007, 2013, 2020, 2021 के एग्जाम में पूछ चुका है। अगर एन टाइप 2021 में पूछा होगा तो पी टाइप आपको 2020 में पक्का पूछे होगा। देखो 2020 में पूछा है कि नहीं पूछा है ना, यानी कि एक साल रोटेट करके पूछता है दोनों क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन है, देखिए पीएन जंक्शन डायोड। और तीनों याद रखना, एन टाइप, पी टाइप और पीएन जंक्शन डायोड अगर एक साथ पूछता है तो 5 नंबर में पूछेगा। पीएन जंक्शन डायोड क्या है, पीएन संधि डायोड क्या है। जंक्शन की जगह संधि भी उपयोग कर सकते हैं। तो पीएन संधि डायोड से आप क्या समझते हैं, पीएन जंक्शन डायोड से क्या समझते हैं। सिंपल डिफरेंस, जब कोई पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में रखा जाता है, यानी कि जो पी टाइप अर्धचालक है अगर उसको एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में कर दिया जाए, मान लें हमारा पी टाइप है, ये पी टाइप अर्धचालक है, ये एन टाइप है। वो पी टाइप जब एन टाइप के संपर्क में आता है तो प्राप्त जो भी हमारा जंक्शन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे व्यवस्था को पीएन जंक्शन डायोड या संधि डायोड कहते हैं। वही कहता है, जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में, क्या कहा, संपर्क, संपर्क समझे, संपर्क में रखा जाता है तो ऐसे ही व्यवस्था को पीएन संधि डायोड या जंक्शन डायोड कहते हैं। डिफिनेशन इससे इजी कहीं नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, इतना आप याद रखिएगा। और इस सभी का नोट्स पीडीएफ रेडी है, नंबर नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। तो याद रखना, पीएन संधि डायोड क्या है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन देखो, 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका ऐसे ही मात्रक लिखिए। मेरे प्यारे मित्र याद रखना, मैं थोड़ा इसको और अच्छा समझाने के प्रयास करूंगा। देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, अगर इसमें आघूर्ण हटा दिया जाए तो एक विद्युत द्विध्रुव आ जाता है। तो पहले समझिए विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। जब कोई, जब दो विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखा जाता है तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। जब विपरीत आवेश, विपरीत मतलब, कहने मतलब जब दो बराबर एवं विपरीत आवेश, यानी कि बराबर होना चाहिए लेकिन एक दूसरे से विपरीत, जैसे कि अगर इधर 10 प्लस 10 कूलम ले रहे हैं, 10 कूलम आवेश ले रहे हैं, इधर माइनस 10 कूलम, इधर 5 कूलम ले रहे हैं तो इधर -5, इधर अगर क्यू ले रहे हैं तो इधर -q, यानी कि एक दूसरे से अपोजिट लेकिन समान होना चाहिए। अगर दो आवेशों को, अगर दो आवेशों को अल्प, यानी कि या माइनस में तो ये प्लस, कहता है जब दो बराबर एवं विपरीत आवेशों को अल्प दूरी, यानी कि बहुत कम दूरी, यानी कि मान लेते 2l इसकी दूरी है, बहुत कम दूरी पर रखा जाता है तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, हम बात करते हैं। अब आघूर्ण समझिए, तो विद्युत द्विध्रुव समझ गए, जब दो बराबर एवं विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है समझिए। देखो इस दो आवेश हैं, अगर कहा जाए किसी एक को ले लो तो कौन लोगे, पॉजिटिव लोगे, क्योंकि आपके पास 50 रुपए है और 10 रुपए है। आप कहे कोई भी उठा लो तो 10 पे उठा थोड़ी उठाएंगे, 50 पे उठाएंगे ना। इसी प्रकार से कहता है कि आवेशों के परिणाम, यानी कि आवेशों के, देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से दर्शाते हैं, याद रखना पी बराबर हो जाएगा
पी हो गया, ठीक है। अब कहता है आवेशों के परिमाण। आवेशों के परिमाण यानी कि दोनों आवेश में से कोई एक आवेश ले सकते हैं, या डिफिनेशन भी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के निर्माण करने वाले आवेशों में से कोई एक आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मैंने कहा आवेशों के परिमाण और उसके मध्य दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इस प्रकार से लिखिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के निर्माण करने वाले आवेशों में से कोई एक आवेश और उसके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है। डिफिनेशन में मैंने लिखा आवेशों का परिणाम। देखो आवेशों का परिणाम करने का मतलब इसमें से कोई एक आवेश, ठीक है, और उसके मध्य बीच की दूरी के गुणनफल को मैंने जस्ट गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो देखो मेरे दोस्त P इंटू क्या होगा, Q इंटू 12, ये इसके लिए क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हो गया। ठीक है। अब इसका ऐसी मात्रक यहां से निकाल सकते हो। Q क्या है, Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, इंटू 12 क्या है, 12 मतलब लेंथ है, लंबाई है। 2L रहा चाहे 5L रहा, कांस्टेंट का कुछ होता नहीं है। L के लिए क्या होता है, मीटर, मीटर मापते हैं, तो कूलम्ब मीटर इसका मात्रक हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। याद रखना इसका मात्रक क्या है, देखिए इसका ऐसे मात्रक कूलम्ब मीटर होता है, ऐसा यूनिट कूलम्ब मीटर होता है, C से कूलम्ब, M से मीटर, और इसका सूत्र हो जाएगा P बराबर Q इंटू 2L। याद रखना यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हमारा डिफिनेशन था। मेरे दोस्त आपको आज का लेक्चर सबसे बेहतरीन लगा होगा, हमको इतना आशा है, और अपने तरफ से 100% प्रयास किए समझाने का। मेरे प्यारे मित्र याद रखना, अगर 100 क्वेश्चन का यह लेक्चर आप देख लेते हो या इसका पीडीएफ नोट्स ले लेते हो, इसके साथ 20 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर का सिलेक्टेड क्वेश्चन 500 से 400 ऑब्जेक्टिव का सीरीज मिल जाएगा, पूरे आपको एक साथ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ऑल सब्जेक्ट का ले सकते हो, नंबर नीचे दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, थैंक यू।